Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are continuing with our chapter The Rise of Nationalism in Europe. So friends, earlier हमने जो पढ़ा था उसमें हमने जाना कि किस तरह से फ्रेडरिक सोरे ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए लोगों के अंदर नेशनलिज्म के जो इमोशंस थे उनको स्प्रेड किया। इसके अलावा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के मीडियम से भी थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो द नेशनलिज्म वाज स्प्रेड इन ऑल ओवर यूरोप बिकॉज एवरीबॉडी वाज गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड बिसाइड्स दैट वी रेड अबाउट द नेपोलियनिक कोड। हमने इस बात को पढ़ा दोस्तों कि किस तरह से नेपोलियन ने न केवल फ्रांस को एक यूनिटी दी बल्कि फ्रांस के आसपास की टेरिटरीज को भी जीतकर उसने वहां पर वो सारे सुधार लागू किए, वहां पर वो सारे मेजर्स एंड रिफॉर्म्स ही स्टार्टेड जिसके कारण उन एरियाज के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की जो थी इमोशंस वो आई। तो इस तरह से जो नेशनलिज्म था फ्रांस से शुरू होकर आसपास की टेरिटरीज के अंदर फैलता गया। एंड फ्रेंड्स, नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें अगर, तो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप you will find that there were no nation states as we know them today. For example दोस्तों, अगर आप क्लास में बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं और आपके साथ बेंच पे जो बच्चा बैठा है, आप दोनों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग है कि हम दोनों इंडिया के सिटीजन्स हैं, वी आर इंडियंस। सो दिस कलेक्टिव बिलोंगिंग वाज नॉट देयर इन यूरोप एट दैट टाइम। यहां पर यही बताया गया है दोस्तों कि इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप you will find that there were no nation states as we know them today. And friends, what we know today as Germany, Italy, Switzerland, France, etc., they were divided into kingdoms, duchies and cantons. हम बोलते हैं ना राजाओं का देश, राजा थे उस समय, किंगडम्स थे, लोकल किंगडम्स थे, छोटे छोटे लोकल किंगडम्स में बटा हुआ था पूरा यूरोप, whose rulers had their autonomous territories. जैसे एक राजा ने अपने आसपास की टेरिटरीज थोड़ी बहुत को जीत लिया, तो इस तरह से डायनेस्टिक किंगडम्स थी, लेकिन लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी। एंड फ्रेंड्स, देयर वर रीजनल डायनेस्टिक किंगडम्स। क्या था वहां पर यूरोप के अंदर? क्या था? रीजनल डायनेस्टिक किंगडम्स। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. दोस्तों, इन लोगों के, ये लोग जो थे जुड़े हुए थे रिलीजन के माध्यम से, और जो लैंग्वेजेस वो बोलते थे उनके माध्यम से वो आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन एक देश के नागरिक के रूप में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। देयर वॉज नो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। And friends, they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. किसकी बात कर रहे हैं हम उन रीजनल डायनेस्टिक किंगडम्स के लोगों की बात कर रहे हैं जो यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में बटे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary was a patchwork of many different regions and people. ये Habsburg Empire जो था, इसके अंदर भी जो लोग रहते थे उनके डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट पीपल्स वहां पर रहते थे। ये आप एरिया देख सकते हो Habsburg Empire का। एंड फ्रेंड्स, द Habsburg Empire की बात करें, it included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. And friends, in Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of डायलैक्ट्स। डायलैक्ट्स आपको पहले बताया गया है, डायलैक्ट्स का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेजेस। एंड फ्रेंड्स, इन ग्लेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश।
तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोल रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर नेशनल आइडेंटिटी को फील करना इट वाज नियर अबाउट इम्पॉसिबल. And friends, besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks. To the north, Sloven in Carniola, Croats to the south and Romans to the east in Transylvania. तो इस तरह से different religions के अंदर different people were living. Such differences did not easily promote a sense of political unity. And the only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. सिर्फ एक चीज उनको बाइंड करती थी, वो क्या कि ये सारे लोग राजा के प्रति अपनी भक्ति को शो करते थे, अपनी राजभक्ति, अपनी राजनिष्ठा सबकी राजा के प्रति थी. Only this thing was bounding them. Otherwise, a national identity was missing. तो क्वेश्चन यहां उठता है दोस्तों, क्या क्वेश्चन उठता है? हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज? जब इतने सारे डिस्प्यूट्स थे, इतने सारे डिफरेंसेस थे, देन हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज? कैसे हुआ नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज? नेशन स्टेट का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों. एंड फ्रेंड्स, कैटेगरीज की बात करें तो यूरोप में एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, ये दोनों मेन कैटेगरीज थी. एंड फ्रेंड्स, सोशली एंड पॉलिटिकली जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, जिनके पास अपने लैंड्स थे, वो यूरोप के अंदर सबसे डोमिनेंट क्लास थी. इस क्लास के मेंबर्स यूनाइटेड थे, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था जो उनको यूनाइटेड रखे हुए था. फ्रेंड्स, उनके रीजन्स अलग थे, उनके कल्चर्स अलग थे, पर एरिस्टोक्रेटिक क्लास यूनाइटेड थी. क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा था जो उनको जोड़कर रखता था. तो आइए और जानते हैं इसके बारे में. सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ that cut across regional divisions. And friends, they owned estates in the countryside and also town houses. बड़े बड़े टाउन हाउसेस थे, बड़े बड़े उनके लैंड्स थे जिन पर उनका अधिकार था. फ्रेंड्स, they spoke French for the purposes of diplomacy in high society. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था ना कि लुई 16 जो था, उसकी वाइफ थी जिसका नाम था मारिया. ये दोनों भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास के थे. Their families were often connected by ties of marriages. आपस में मैरिजेस भी इनकी, एक दूसरे की क्लास में इनकी मैरिजेस भी होती थी. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था? वर्कर्स का, peasants का. The majority of population was made up of the peasantry. And friends, to the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. serfs का मीनिंग आपको पहले बताया है. कौन थे serfs? जिनसे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी. एंड फ्रेंड्स, एरिस्टोक्रेसी के बाद बात करते हैं न्यू मिडिल क्लास की. The growth of industrial production and trade in Western and in part of Central Europe led to the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि एक ऐसी क्लास इमर्ज हुई जिसका मेन एम था प्रोडक्शन. वर्कर्स का मेन एम था प्रोडक्शन, बिजनेसमैन का मेन एम था प्रोडक्शन, ट्रेडर्स का मेन एम था प्रोडक्शन, शॉपकीपर का मेन एम था प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स का मेन एम था प्रोडक्शन. क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. इस तरह से इन लोगों की जो प्रोडक्शन थी वो ज़रूरी हो गई. इस तरह से
उनको मार्केट के लिए प्रोडक्शन करनी जरूरी होगी ताकि वो एग्जिस्ट कर सकें। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century. And in its wake, new social group came into being. A working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals and workers. और इन लोगों ने एक न्यू आइडिया दिया लिबर्टी का, इन लोगों ने एक न्यू आइडिया दिया नेशनलिज्म का, इन लोगों ने एक न्यू आइडिया दिया नेशनल यूनिटी का, जिससे नेशनलिज्म की भावनाएं पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड हो गई। And friends, it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. दोस्तों, इस मिडिल क्लास ने एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस थे, जो खास अधिकार थे, जो विशेष अधिकार थे, उनको चुनौती दी। एंड फ्रेंड्स, यहां तक जो हमने स्टडी की है उसके बेस पे आपने इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। और क्वेश्चंस क्या हैं? व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड? एंड सेकंड क्वेश्चन इज नेम द रीजन इंक्लूडेड इन द हैब्सबर्ग एम्पायर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th century यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। इन हंगरी half of the population spoke Mandarian language, ये भी बताना है आपने ट्रू है या फॉल्स है। And a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen and professionals. You have to tell whether it is true or false. So दोस्तों, चलिए अब आपका टाइम शुरू होता है। कमेंट सेक्शन में इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने। तब तक हम आपके लिए न्यू मॉड्यूल्स तैयार करते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू।